हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में। अब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं वीडियो चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में। तो इसके पहले का कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन रेफर टू दोज लिंक्स, ठीक है। अभी आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक स्टार्ट लेक्चर बोल सकते हो तुम 12th स्टैंडर्ड HSC फिज़िक्स के लिए। जो भी बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं फिज़िक्स का, उनके लिए जो आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टार्टिंग टॉपिक, और बोल सकते हो फर्स्ट टॉपिक है 12th फिज़िक्स का। तो अब तक जितना भी 11th फिज़िक्स में तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, मैं HSC बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। NCERT का अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है। NCERT का ये 12th का अभी भी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट HSC या महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए जो भी 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन था वो अब तक चैनल पे फिनिश हो चुका है 7 तक, और मैंने सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं, तो वो यू कैन गो एंड रेफर देयर। नाउ आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने जो भी पिछले लेक्चर्स में देखा है वो सारा कुछ 11 से रिलेटेड था। यहाँ से प्योरली 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ जो भी होगा वो 11 से कनेक्टेड नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सीरीज़ है, इसलिए हम एक ही में बना रहे हैं 11 12 कम्प्लीटली। बट तुमको यहाँ से बाइफर्केशन समझ में आया, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है कि यहाँ से तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड हो चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी 11th में है वो यहाँ से नहीं देखेंगे लेक्चर को तो भी चलेगा, 12th में आओगे तब आके देखो, ठीक है। बाकी NCERT वाले यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा अभी 12th का ही पोर्शन चल रहा है, ओके। चलो आज के लेक्चर में अपने को करना क्या है, हम लोग ने एक लास्ट टॉपिक देखा था 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या बेसिकली आई जस्ट नाउ रेफर टू द लेक्चर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 06 में 0706 में मैंने 0605 में हमने फ्लक्स के बारे में बात किया था। तो अभी फ्लक्स के बारे में क्या बात किया था हम लोग ने, एक इंपॉर्टेंट लॉ का बात किया था, दैट वाज कॉल्ड एज गॉसेस लॉ। तो आज जो पूरा लेक्चर चलने वाला है वो सब कुछ गॉसेस लॉ पे ही चलने वाला है। हमने गॉस लॉ ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 06 में। आज हम लोग गॉस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। उधर हमने गॉस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था, उसको प्रूव किया था कि ये वैल्यू आती है। आज हम उस रिजल्ट का यूज़ करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम लोग आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स का फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। चलो मैं तुमको थोड़ा एक रेफरेंस देते चलूँ कि कौन कौन सा फ्लक्स हमको निकालना है, कौन कौन सा फील्ड हमको निकालना है। बार बार फ्लक्स वर्ड आ रहा है क्योंकि गॉसेस लॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमको फील्ड निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ज स्फीयर है, कोई अगर मेरे पास चार्ज स्फीयर है तो इसके वजह से मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक सेकेंड रुको। कोई अगर मेरे पास चार्ज स्फीयर है तो इसके वजह से मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है कि कितना फील्ड होता है। कोई मेरे पास एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है तो इसके वजह से मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है कि क्या आता है फील्ड। कोई मेरे पास एक चार्ज शीट है जिस पे चार्जेस हैं तो इसके वजह से मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है कि क्या आती है, ठीक है। समझ में आया क्या होने वाला है लेक्चर में। तो आज हम स्फीयर का, रॉड का, शीट का, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। थोड़ा ये फील्ड कैलकुलेट करने से पहले इसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं तुमको बता दूं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल्ड एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम फील्ड कैलकुलेट करने पे जाते हैं। लेट्स सी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक हम लोग देख रहे थे कि हर जगह पे चार्जेस, पॉइंट चार्ज, अलग अलग चार्जेस पड़े हुए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे चार्जेस लीनियरली, या यू कैन से सरफेस पे, या यू कैन से पूरे वॉल्यूम पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। मतलब जैसे अब तक जो हम लोग देख रहे थे, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ, ऐसे ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने कर लिया 11th स्टैंडर्ड में, और उसका यूज़ यहाँ पे होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो अपने पास सब्सटेंसेस आने वाले हैं, अब जो अपने पास ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है वो डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूअस होने वाला है। जैसे अब पॉइंट चार्जेस के अलावा या पॉइंट चार्जेस के
जगह पे अपने पास कुछ ऐसे सिस्टम्स आएंगे, जैसे मैं ये मार्कर ले लूँ और ये मार्कर को चार्जिंग कर दूँ, तो मार्कर पे ऐसा थोड़ी कि एक चार्ज यहाँ रहेगा, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, नहीं, ये पूरा मार्कर चार्ज हो जाएगा ना। सो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, जिसको हम नाम दे देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट का बात नहीं करना है, डिस्क्रीट हो चुका है। तो कंटिन्यूअस में कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन करने, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक लेंथ ऑब्जेक्ट है और उस पर कंटिन्यूसली सारा चार्ज रखा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये मार्कर का, कोई एक वायर हो सकता है जिस पे चार्ज हो सकता है ना। तो जब ये केस आता है और मेरे पास बहुत बड़ा वायर है, तो टोटल चार्ज निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आई कांट काउंट द टोटल चार्ज। मैं टोटल चार्जेस को काउंट कैसे करूँगा? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन होता है कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान दो, तो हम जब इसके पूरे लेंथ का चार्ज नहीं डिफाइन कर पाते हैं ना, तो हम इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज डिफाइन करते हैं। सपोज ये इसका यूनिट लेंथ मैंने कंसिडर किया कि वायर के यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है। सो दैट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म तुमको याद रखना है, कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहीं पे मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस बहुत बड़ा है। ओके, मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करने को नहीं समझ में आ रहा है कि कितना टोटल चार्ज है, मैं काउंट नहीं कर सकता ना, क्योंकि सब जगह पे चार्जेस फैले हुए हैं। तो ये केस में मैं क्या करता हूँ, ये केस में मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब ये कि इसके यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर सिग्मा, एंड इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये दूसरा टर्म हो गया, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब लास्ट में अपने पास है कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्या, या कोई एक 3D ऑब्जेक्ट। तो जब भी मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ये स्फीयर हो गया, तो स्फीयर अगर बड़ा स्फीयर है तो इस पर टोटल चार्ज में काउंट नहीं कर पाऊंगा, या टोटल चार्ज में पता नहीं कर पाऊंगा। सो इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिफाइन अ टर्म कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल रो से। सिंबल्स देखते चलो, पहला है लैम्डा, दूसरा है सिग्मा और तीसरा है रो। तो जहाँ पे भी तुमको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब दिखेंगे, इनका मीनिंग यही होने वाला है। लैम्डा का मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ और नहीं है, सिग्मा का मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ और नहीं है, और रो का मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा कुछ नहीं है। यही जो मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ पे भी लैम्डा सिग्मा रो दिखेगा, मीनिंग एक ही होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने को चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे लिखा के दिया है, और इनका ही यूज़ करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। मतलब अगर मेरे पास एक 1D ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के टर्म्स में डिसाइड करते हैं, या हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। 2D ऑब्जेक्ट है तो हम सरफेस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, और 3D ऑब्जेक्ट है तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। ये HSC वालों के लिए 11th के चैप्टर में लास्ट में है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इसका यूज़ होना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो ये कॉपी करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। चलो ठीक है, जिसने कॉपी नहीं किया था वीडियो को पीछे जाके पॉज करके कर लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा फोकस्ड हो जाओ क्योंकि यहाँ से इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी ट्रिकी हो जाता है अगर ठीक से नहीं समझा तो। ओके, लेट्स सी। अपने को करना है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है,
कोई एक स्फेरिकल शेल है जिसके वजह से मुझे फील्ड निकालनी है। अब ये स्फेरिकल शेल की वजह से ही हमेशा फील्ड निकालेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी निकाल सकते हैं। मैं तुमको एक आइडिया बता देता हूँ। देखो ये जो हम लोग ये वाला इस एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, इसमें कौन कौन से केसेस आने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लो। क्यों मैं तुमको अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन किसी के ऊपर भी आ सकता है तुमको, ठीक है। तो जो इसमें केस करने वाले हैं हम स्फीयर में, वो हम लोग 2 केसेस करने वाले हैं। एक शेल्स मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है, और एक होते हैं सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है। शेल्स में हम लोग दोनों करेंगे, दोनों मतलब 2 कौन कौन से हैं, एक है कंडक्टिंग और एक है नॉन कंडक्टिंग। तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, बट अगर वो हॉलो है तो ये मेथड का यूज़ करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। Whereas in case of solid we are only going to do the conducting one, नॉन कंडक्टिंग का इस मेथड से हो जाएगा, बट जो प्रोसीजर हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं उससे नहीं होगा। क्यों, ज़रा इसको समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सपोज पहले शेल का मैं बता देता हूँ। शेल है जो अंदर से हॉलो है, इमेजिन करो एक प्लास्टिक बॉल, ठीक है। प्लास्टिक बॉल जैसे अंदर से हॉलो होती है ना, वैसे से इमेजिन कर लो एक मेटल बॉल है, ठीक है, चार्ज है जिस पे चार्जिंग किया है, तो उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मैं किसी हॉलो स्फीयर पे चार्जिंग करता हूँ तो चार्ज कहाँ रहेगा, स्फीयर पे ही तो, सरफेस पे ही तो रहेगा ना, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं जाने के लिए चार्ज के पास। तो चार्ज सरफेस पे ही रहने वाला है, चाहे वो स्फीयर कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, डजंट मैटर। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर सॉलिड के केस में स्फीयर कंडक्टिंग है तो सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे। वो मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि जितने भी चार्जेस तुम दो, अगर कंडक्टिंग है सरफेस या कंडक्टिंग है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो सारे चार्जेस स्फीयर पे आ जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तुमको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए चार्जेस का, कि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस। तो अगर सारे पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हो तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से भागेंगे। और कंडक्टर में चार्जेस का मोशन अलाउड होता है, चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट नॉन कंडक्टिंग। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग का बात करूँ तो नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्जेस अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे चार्जेस सरफेस पे आ सकते हैं, चार्जेस अंदर भी हो सकते हैं, अंदर से बाहर आते आते चार्जेस बढ़ भी सकते हैं, अंदर से बाहर आते आते चार्जेस कम भी हो सकते हैं। तो वहाँ जो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे ना, वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा, दैट इज़ द सिचुएशन। या अगर कांस्टेंट हुआ भी तो 0 से लेके r तक पूरा रहेगा, मतलब स्फीयर के सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक हर जगह पे चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे ये केस हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। अगर एंट्रेंस के लिए तुमको करना है तो आई विल डू इट, जस्ट मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं तुमको उसके लिए भी एक वीडियो बना के उसको डिराइव करके दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग फिलहाल बोर्ड का पोर्शन कर रहे हैं, तो बोर्ड के पोर्शन में वो नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी मतलब है ही नहीं वो बोर्ड में तुम्हारे, तो तुमको उस पर क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा क्या करने वाले हैं हम लोग हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं, या दोनों के लिए ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, और सॉलिड के लिए सिर्फ कंडक्टिंग वाले केस में ये मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, सबको डिस्टिंक्शन समझ में आ गया होगा। जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं ये गॉसेस लॉ, वो किस केस में यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिन करके चलते हैं, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग डजंट मैटर। देखो ये एक स्फेरिकल शेल है और इस पे चार्जेस हैं, यही बोला है ना, अ चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। सपोज इस पे चार्ज है, ओके। अब इसके वजह से मुझे फील्ड निकालनी है, तो फील्ड मुझे निकालनी है, इमेजिन करो, चलो r डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे। तो फील्ड निकालने के लिए गॉस ने क्या मेथड बताया, वो ज़रा मेथड को हम लोग यहाँ पे साइड में रख के चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज़ गॉसेस लॉ, हाउ टू यूज़ गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, साइड में लिख लेना, डायरेक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट इज वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज अ 3D सरफेस ड्रॉन सिमेट्रिकली अराउंड द चार्ज। तो मैं गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक तुमको आइडिया दे रहा हूँ, बार बार जब हम ड्रॉ करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, गॉसियन सरफेस should be drawn symmetrically about the charge। मतलब चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकली ड्रॉ करना है तुमको गॉसियन सरफेस।
जैसे इसके केस में अभी तुम देखोगे कि कैसा हो सकता है गॉसियन सरफेस। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट ऑन द गॉसियन सरफेस and it should be perpendicular to the surface। ठीक है, जब ये सब केसेस हैं, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारे सरफेस को परपेंडिकुलर है तो हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई इट। अप्लाई करने का मेथड तो ऑफ कोर्स इसमें हम लोग देखेंगे तो कर लेंगे। अभी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई अगर होंगी तब हम लोग अप्लाई करेंगे, चाहिए तो इसको हाउ टू यूज़ और हाउ एंड व्हेन टू यूज़ गॉसेस लॉ। ठीक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट नोट लिख लो, ये मैंने ऑलरेडी तुमको गॉसेस लॉ पढ़ाने के टाइम पे बताया था। इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल, मतलब गॉसेस लॉ हर केस में एप्लीकेबल है बट नॉट यूज़फुल। ये मैंने तुमको गॉसेस लॉ का डेरिवेशन कराया था तभी लिख के दिया था, तो यहाँ मैं वापस लिख के दे रहा हूँ। इसका मतलब हम लोग उन्हीं केसेस में यूज़ करेंगे जहाँ पे गॉसेस लॉ इजीली यूज़फुल हो, मतलब इजीली हम कैलकुलेट करके निकाल सकें फील्ड। तो इसलिए जो 3 एप्लीकेशंस हैं ना तुम्हारे बुक में या तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे पोर्शन में, वो ऐसे ही टॉपिक्स हैं जिनका फील्ड ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जहाँ कैलकुलेशन परेशान कर देगा ना, तो वो करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहला स्फीयर के वजह से करने वाले हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग अप्लाई करके थोड़ा स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या होता है गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट P है, मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मुझे ये पॉइंट P से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थोड़ा गॉसियन सरफेस के बारे में बताता हूँ मैं। गॉसियन सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ 3D surface around the charge। अराउंड द चार्ज मतलब ये चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए। हमको पता है ना गॉसेस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ सेज दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो हम चार्ज एनक्लोज बोलते थे ना, वो हम किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज बोलते थे ना, तो वो जो सरफेस होती है ना, वही तुम्हारी गॉसियन सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी ये पूरा चार्ज है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं कि टोटल कितना चार्ज है। हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अराउंड मुझे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो इसको सिमेट्रिकली एनक्लोज करे सब तरफ से, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, गॉसियन सरफेस ऑलवेज passes through the point where the field is to be calculated। काफ़ी कुछ लिख दिया है छोटे से जगह में, बट ठीक है। आई होप सबको क्लियरली विजिबल होगा क्या क्या चल रहा है। पहले तो गॉसियन लॉ हम लोग या गॉसेस लॉ यूज़ तब करेंगे जब गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है वो सिमेट्रिक है और गॉसियन सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा अरेंजमेंट है कि गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब हम लोग ये सब चीज़ करेंगे। ठीक है, और एक नोट है कि इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूज़फुल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिचुएशन ऐसा आता है कि चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगी, तो वहाँ कैसे करोगे? तो वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम विल बी कि यूज़फुल इतना नहीं होगा, मतलब परेशान करेगा। फिर ये गॉसियन सरफेस होता क्या है? गॉसियन सरफेस इट्स अ 3D सरफेस अराउंड द चार्ज। अराउंड द चार्ज मतलब सिमेट्रिकली एनक्लोजिंग होना चाहिए चार्ज को। हमेशा सिमेट्रिक होगा ऐसा नहीं है, यहाँ जहाँ अपने को अप्लाई करना है वहाँ सिमेट्रिक चाहिए, बट एसिमेट्रिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है गॉसियन सरफेस ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट। इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास करना चाहिए। इसके पहले से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया तो कोई मीनिंग नहीं, इसके बाद में ड्रॉ किया तो कोई मीनिंग नहीं है। इस पॉइंट से पास होना चाहिए गॉसियन सरफेस। दैट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन टू अप्लाई गॉसेस लॉ एट दिस पॉइंट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
ये गॉसेस लॉ के कंडीशंस नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जिसको गॉसेस लॉ याद नहीं है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ गॉसेस लॉ क्या था, ठीक है। ओके, गॉसेस लॉ ये था, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, या इंटीग्रल वाला पार्ट छोड़ो, मैं बस इतना लिख देता हूँ, इट इज़ क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही था ना गॉसेस लॉ, दैट्स ऑल। तो ये सब कुछ हम लोग करेंगे इस सिचुएशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में। ओके, ये पॉज करके नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन किया होगा। चलो मैं साइड हो जा रहा हूँ पॉज करने के लिए, जगह तुमको दिखाई पड़ रहा होगा पूरा सब कुछ बोर्ड पे। चलो नाउ लेट अस गो टू एक्चुअली कैलकुलेट द फील्ड। अब बहुत बातें हो गई हैं, लेट्स कैलकुलेट द फील्ड डायरेक्टली नाउ। चलो ये केस में फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस का कंडीशन बताया, इट शुड बी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब एक स्फीयर है, इमेजिन करो ये स्फीयर है, इसको सिमेट्रिकली चारों तरफ से कौन सा सरफेस इनक्लोज कर सकता है, और एक स्फीयर ही तो इसको इनक्लोज कर सकता है ना। इमेजिन करो एक प्लास्टिक बॉल है, उसको चारों तरफ से सिमेट्रिकली इनक्लोज करना है, तो एक और बड़ा प्लास्टिक बॉल के अंदर उसको रख दो ना, वो सिमेट्रिकली इनक्लोज हो जाएगा। सो वी विल नीड अनदर स्फीयर अराउंड दिस स्फेरिकल शेल दैट encloses इट सिमेट्रिकली। तो ये आ गया गॉसियन सरफेस फॉर अ स्फीयर। इनफैक्ट स्फीयर के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, दोनों के लिए गॉसियन सरफेस सेम ही होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चाहे तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज हो, चाहे तुम्हारे पास स्फीयर हो, दोनों के लिए गॉसियन सरफेस का शेप सेम है, वो है स्फीयर। जैसे कोई पॉइंट लिया तुमने, तो पॉइंट को भी तो एक स्फीयर ही चारों तरफ से प्रॉपर्ली इनक्लोज कर सकता है ना। इमेजिन करो एक सर्कल में डाला, तो ये साइड से थोड़ी इनक्लोज है, ये साइड से नहीं इनक्लोज है ना पॉइंट के लिए, तो पॉइंट के लिए भी एक स्फीयर चाहिए, स्फीयर के लिए भी एक स्फीयर चाहिए, एंड सो ऑन। आगे देखेंगे अलग अलग केसेस में क्या है। यहाँ पे सपोज हमको दिया हुआ है कि ये जो तुम्हारा स्फेरिकल शेल है, इसके पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है ना, सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे है। स्फेरिकल शेल हमने लिया है तो सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे हैं, तो हम लोग ये केस यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कंडक्टिंग वाला भी लेता तो वहाँ भी सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे चार्जेस होते हैं, मैंने पहले ही बताया, अंदर चार्जेस नहीं होते हैं कंडक्टिंग स्फीयर में, तो वहाँ पे भी हम लोग को स्फेरिकल शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके काम चल जाएगा, ठीक है। इमेजिन कर लो ये स्फीयर का रेडियस है r, और इससे r डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलो देखते हैं। जैसे सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसीडर एन एरिया वेक्टर। जैसे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसी आएगी, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, राइट, यस और नो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर एक एरिया वेक्टर कंसिडर किया मैंने, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इधर एक एरिया वेक्टर मैंने कंसिडर किया, या एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसिडर किया, डी ए का वेक्टर किधर होगा, 3D के लिए एरिया वेक्टर याद है, मैंने बताया था, चिल्ला के बताया था, क्या होता है एरिया वेक्टर, ये चाहिए तो यहाँ साइड में नोट में रखो, एरिया वेक्टर ऑफ अ 3D सरफेस इज ऑलवेज क्या, आउटवर्ड नॉर्मल, ये बात याद रखना, ठीक है। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डालता हूँ, इट इज़ ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ डी ए वेक्टर अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो वो भी डी ए वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल यानी इधर ही जाएगा, इस स्फीयर के आउटवर्ड ना। इमेजिन करो ये एक स्फीयर था छोटा, जिसको तुमने एक बड़े स्फीयर से इनक्लोज किया, अब वो बड़े स्फीयर के थ्रू तुमको फ्लक्स निकालना है, तो बड़े स्फीयर का तुमने पहले एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, सॉरी एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, तो उससे आउटवर्ड नॉर्मल तुम्हारा एरिया वेक्टर। इस छोटे से एरिया वेक्टर एलिमेंट के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ तो पहले लेट्स राइट डाउन, कंसिडर एन एरिया एलिमेंट डी ए ऑन गॉसियन सरफेस, ओके। गॉसियन सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, या अगर मुझे पी पॉइंट पे निकालना है तो पी पॉइंट पे वही एरिया एलिमेंट कंसिडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पी पॉइंट पे एरिया एलिमेंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी आउटवर्ड होगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होती है ना, और ये मेरा एरिया वेक्टर। तो चाहे जहाँ कंसिडर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ कंसिडर करो चाहे यहाँ कंसिडर करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑन द गॉसियन सरफेस एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे हमने एक गॉसियन सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ओके। सो देयरफॉर
स्मॉल फ्लक्स डी फाई थ्रू दिस एरिया वेक्टर या थ्रू दिस डी ए विल बी, ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये। चलो, डी ए विल बी डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ज़रा ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, मतलब डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, सो इट विल बी ई डी ए। आई होप अब तक 12th में हो, इतना तो पता होगा, डॉट प्रोडक्ट हट जाता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ठीक है। ई डी ए हो गया इसका छोटा सा फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वो भी क्लोज्ड इंटीग्रल, राइट। या अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो जो डी फाई मिला है उसको इंटीग्रेट कर देना है पूरे सरफेस पे। इतने से छोटे से एरिया पे हमको फ्लक्स मिलता है ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए, ई डी ए, ई डी ए करके मैं पूरे सरफेस पे ऐड कर लूँगा, सो दैट वुड बी माई इंटीग्रेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी अपने को एक चीज़ पता है कि किसी सरफेस से या किसी चार्ज से अगर मैं इक्वली आर डिस्टेंस पर हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, मतलब सब जगह पे चार्ज यूनिफॉर्म है। तो इस चार्ज से यहाँ मैं सेम डिस्टेंस पे हूँ, यहाँ भी सेम डिस्टेंस पे, यहाँ भी सेम डिस्टेंस पे, हर जगह पे सेम डिस्टेंस पे हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट सिचुएशन है यहाँ पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। सो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म along the surface, therefore net flux is equal to E बाहर आ जाएगा इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या होता है, एक छोटा डी ए लिया, ऐसे डी ए डी ए डी ए डी ए करके पूरे सरफेस पे जितने डी ए ऐड करना है, तो पूरे सरफेस के एरिया को ऐड करोगे तो सरफेस एरिया मिल जाएगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, हमने ये बड़े वाले सरफेस पे इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है, तो बड़े वाले सरफेस का ही एरिया लेना है, ठीक है। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। चलो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अभी ये तो फ्लक्स आ गया नॉर्मल फ्लक्स के डेफिनेशन से। अभी और एक अपने को तरीका पता है फ्लक्स निकालने का, दैट इज यूजिंग गॉसेस लॉ। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अब देखो यहाँ गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन आया है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है ना, बस चार्ज एनक्लोज निकाल लो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दो, तो ये जो फ्लक्स मिला है इसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल एज दैट। नेट चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा, सोचो, यहाँ पे अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब इसके यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिंस सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, यही है ना सिग्मा। सो देयरफॉर टोटल चार्ज विल बी सिग्मा इनटू एरिया। यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा था ना, देखो इसको ऐसे समझो, एलिमेंट्री मेथड से समझाता हूँ। एक पेन का प्राइस है सपोज 5 रुपये, तो ऐसे मेरे पास 10 पेन्स आ गए, तो 10 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10। तो वैसे ही यहाँ पे यूनिट एरिया पे चार्ज था सिग्मा, तो ए एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो ए एरिया क्या है, इस पूरे स्फीयर का एरिया है, ठीक है। यहाँ से फंसो मत देख के, ये बस इतना याद रखो कि सिग्मा एक यूनिट अपने को डेंसिटी दिया था ना, कि यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है, तो ए एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, उतना चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पूरा एरिया। अब अपने को पता है देयरफॉर क्यू नेट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू, ये कितना एरिया है पूरे स्फीयर का, पूरे स्फीयर का अंदर वाले स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये आ गया नेट चार्ज एनक्लोज। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये और ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ये भी फ्लक्स दे रहा है, ये भी फ्लक्स दे रहा है तुमको, तो दोनों को इक्वेट किया। सो देयरफॉर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। काफ़ी कंजस्टेड हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ तक रखो, फिर मैं इसको थोड़ा पार्ट यहाँ से क्लियर करके लिख देता हूँ। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये वाला पार्ट आई होप सबने लिखा होगा, जिसने नहीं लिखा है मैं साइड हो गया, लिख लो अभी, ठीक है, पॉज करके लिख लो।
चलो फील्ड निकाल लेते हैं। देयरफॉर दोनों को इक्वेट करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करो। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट किया तो क्या मिल रहा है, देखो अपने को मिल रहा है 1 क्या है, E इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल क्या हो रहा है, 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसमें से सिग्मा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है। गॉसियन सरफेस का रेडियस चेंज हो सकता है, जैसे यही पॉइंट में यहाँ पे ले लेता पी पॉइंट, तो ये जो गॉसियन सरफेस बनता उसका रेडियस छोटा होता ना, यही पॉइंट पी में यहाँ पे लेता तो जो गॉसियन सरफेस बनता उसका रेडियस बड़ा हो जाता। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस वेरिएबल है, क्योंकि गॉसियन सरफेस वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग गॉसियन सरफेस आ जाएगा। तो ये वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चलो ये पार्ट लिख के हुआ होगा, लिख लो पॉज करके, मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। All right, let's see. So therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर किसके लिए आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से आती थी। तो मतलब ये कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है कि स्फीयर के बाहर जो टोटल चार्ज है वो ऐसा लग रहा है कि सेंटर पे पड़ा हुआ टोटल चार्ज है। क्यों, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस हमने स्मॉल आर लिया हुआ है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसका ये मतलब है देयरफॉर अ स्फेरिकल शेल, और बेसिकली therefore field due to spherical shell is analogous to the field due to a point charge। और ये सब ध्यान देना, ये सब कब अप्लाई हो रहा है, जब तक तुम स्फीयर के बाहर हो, एंड दिस इज ट्रू इफ योर डिस्टेंस स्मॉल आर जो सेंटर से पॉइंट तक का है इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब तुम स्फीयर के बाहर जब तक हो तब तक स्फीयर एक पॉइंट चार्ज जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अंदर जाने पे क्या फील्ड बनाता है वो अभी तक अपने को नहीं पता है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। बाहर जब तक है तब तक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसी है, और इसका ग्राफ तुम देखोगे तो ग्राफ तुमको ऐसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ये ग्राफ तुमको कुछ ऐसा जाने वाला है, लाइक दिस। अभी मैं ये क्यों बना रहा हूँ, जैसे ये जो आर है, ये आर में ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली स्टार्ट क्यों करता हूँ बता देता हूँ। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये रेडियस है। तो रेडियस के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हुआ है, रेडियस के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये ध्यान देना। किसी भी मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, दोनों केसेस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसलिए यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ मत करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आता है। सडनली आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस आ जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारी जो होगी, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम फील्ड। और यहाँ से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये कब ट्रू है, जब तुम r इज़ ग्रेटर दैन r वाले रीजन में हो। ये कौन सा रीजन है, r इज़ लेस दैन r वाला रीजन, ठीक है। यहाँ फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बाहर फील्ड एग्जिस्ट करती है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होने की वजह से फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए ये यहाँ आगे जीरो पे भी जाएगी। जीरो पे कहाँ जाएगी, ये इन्फिनिटी पे जीरो पे जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लाइक दिस, ऐसे फील्ड जाती है, ठीक है, लाइक दिस। सो आई होप सबको ग्राफ समझ में आया होगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ग्राफ बेस्ड बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं।
बोर्ड्स में भी मिलते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी मिलते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये पूरे सरफेस पे या ये पूरे जो स्फीयर है इस पर नेट चार्ज क्यू है। सो इफ़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर वॉज कैपिटल क्यू, अगर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था, जो भी मतलब टोटल चार्ज पूरा मिला जुला के कैपिटल क्यू था, तो क्या हो जाता सिचुएशन ये हो जाता कि इसकी जगह सिर्फ तुमको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता, यस और नो। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव बीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये देखो ना आ गई ना पॉइंट चार्ज की फील्ड। ऐसे ही तो पॉइंट चार्ज की फील्ड थी, कोई एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू लिया, उससे आर डिस्टेंस गए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। तो यही यहाँ से भी आ रही है, स्फीयर के वजह से भी जो फील्ड है वो पॉइंट चार्ज जैसी ही फील्ड है। ओके, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पूछ देगा कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल इज एनालॉगस टू एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ओके, और ये सब कुछ तभी तक ट्रू है जब तक तुम स्फीयर के बाहर हो। स्फीयर के अंदर जैसे ही जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर R लेस दैन कैपिटल R। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन था ये। हम लोग ने एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या स्फेरिकल चार्ज शेल की वजह से फील्ड निकाली है। थोड़ा लेंदी हो गया, आई अंडरस्टैंड, बट मैंने इन्फॉर्मेशन भी उतना दिया है, सो नो प्रॉब्लम। ठीक से देखोगे लेक्चर को, अगर ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो ×2 के स्पीड में देखो, बट स्टिल ट्राई करो, जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ के लो। ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन करते हैं। ओके, आई होप सबने नोट डाउन किया होगा। चलो एक बात याद रखना, तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल पूछता है या ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर पूछता है तो तुमको क्या क्या करना है, पहले तुमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है उसके अराउंड। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड पूछा था ऑफकोर्स उसके अलॉन्ग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, उससे पास होता हुआ। एक बार गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया तो तुम पहले गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंटल एरिया लेना, ठीक है। एलिमेंटल एरिया लेके उस एलिमेंटल एरिया के थ्रू स्मॉल फ्लक्स डी फाई कैलकुलेट करना। एक बार डी फाई मिला तो नेट फ्लक्स के लिए तुम पूरे सरफेस पे उसी फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। ओके, फिर एक बार तुमको जो फ्लक्स इंटीग्रेशन से मिलेगा, फिर एक बार फ्लक्स तुम कैलकुलेट करना यूजिंग गॉसेस लॉ, जो कि फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। उससे तुम फ्लक्स कैलकुलेट करना और दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाल लेना। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, सेकेंड एप्लीकेशन। इट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, कोई मेरे पास इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बिहेवियर होता है या उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। इमेजिन कर लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है और इस पे चार्जेस हैं और ये वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब नीचे भी इन्फाइनाइट ऊपर भी इन्फाइनाइट, डजंट मैटर। एक चीज़ तुमको पता है कि इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज है Q, ठीक है, इस पे यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, Q है। टोटल चार्ज तुमको नहीं पता है क्योंकि ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए टोटल चार्ज निकाल भी नहीं सकते, चार्ज इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो वो करने का ज़रूरत नहीं है, हम इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए करने नहीं जा रहे हैं। मुझे इस यूनिट लेंथ के वजह से यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है मुझे पता है। तो सपोज़ मुझे इस वायर से किसी r डिस्टेंस पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो इसको सिमेट्रिकली इनक्लोज करे। इमेजिन करो ये वो वायर है, इसको सिमेट्रिकली इनक्लोज करना है तो कौन सी फील्ड आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऊपर से तुम इनक्लोज कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी तक है, नीचे से नहीं कर सकते क्योंकि ये नीचे इन्फिनिटी तक है, मतलब तुमको इसके लेंथ पार्ट को यूनिफॉर्मली इनक्लोज करना है। तो कैन यू इमेजिन, मतलब अगर मैं एक सिलेंडर ऐसे बनाऊँ जो इसके चारों तरफ हो, जो इसके सेंटर पे हो, इसके ये उसके सेंटर पे हो, मतलब ये वाला जो चार्ज मेरा वायर है ये उस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे हो जाए, तो अब देखो कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली इनक्लोज सिस्टम हो गया ना।
ये जो बाहर वाला सिलेंडर है ये इसको यूनिफॉर्मली एनक्लोज कर रहा है, ये बाहर वाले सिलेंडर का सरफेस इससे इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो वायर है ये बाहर वाले सिलेंडर के सेंटर पे है ना, कैन यू इमेजिन, सेंटर पे या एक्सिस पे। तो इसका जो गॉसियन सरफेस आएगा ना वो एक सिलेंडर आएगा। तो हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, जैसे ये पॉइंट पी पे मुझे फील्ड निकालनी थी, तो यहाँ से हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे और ये सिलेंडर आर डिस्टेंस या आर रेडियस का होगा, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक सिलेंडर, ये आ गया गॉसियन सरफेस, ओके। ये आ गया तुम्हारा गॉसियन सरफेस। अब ये सिलेंडर का लेंथ पता है तुमको, सिलेंडर का लेंथ कंसिडर कर लो कितना है, सपोज एल लेंथ का सिलेंडर है, जो भी ये एल लेंथ का सिलेंडर है, यूनिट लेंथ का सिलेंडर तुमने कंसिडर किया। अब इस पॉइंट पी पे इस चार्ज वायर की वजह से फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस तो तुम्हारा ड्रॉ हो गया, इमेजिन कर पा रहे हो इसको, ये एक वायर है, इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बनाया तुमने जो इसको यूनिफॉर्मली एनक्लोज कर रहा है। ऑफ कोर्स लेंथ को थोड़ी एनक्लोज कर पाओगे पूरे टॉप टू बॉटम को, तो टॉप टू बॉटम को हमको करना भी नहीं है, हमको बस एक यूनिट लेंथ या किसी पर्टिकुलर लेंथ एल पे एनक्लोज करना है, ठीक है। चलो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, एरिया वेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। तो पहले एक बात समझ लो, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज हर पॉइंट पे, है ना, ऐसी तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वायर से दूर जाती हुई, इजंट इट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो मैं अब इसको क्लियर करता हूँ, तुमने आई गेस इमेजिन कर लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से दूर जाती हुई है, ठीक है। चलो यहाँ पॉइंट पी पे मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को लगेगा एक एरिया वेक्टर या एरिया एलिमेंट। चलो पहले ये पॉइंट पी पे एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं डी ए। अब ये 3D सरफेस है या 3D सिलेंडर है, तो इसका एरिया एलिमेंट आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये तो सबको समझा ना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, ये बताया था ना फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये फील्ड लाइंस ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ जा रही, नहीं, सब तरफ ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। तो इसलिए जो मैंने ये सरफेस बनाया है, इस पूरे सरफेस से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं लाइक दिस, ओके। और पूरे सरफेस से मैं फ्लक्स भी निकाल लूँगा। व्हाट अबाउट दिस सरफेस, ज़रा यहाँ देखो, ये जो ऊपर वाला सरफेस मैंने सिलेंडर जो लिया है गॉसियन सिलेंडर, उसका ये वाला सरफेस तो एग्जिस्ट करता है ना, तो इस पे से भी फ्लक्स होने का चांसेस है। जैसे यहाँ मैं एक एरिया वेक्टर कंसिडर करता हूँ, ये एरिया वेक्टर, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल यानी ऐसे हो जाएगा। वैसे ही इस सरफेस पे मैं एक एरिया वेक्टर कंसिडर करूँ तो ये आउटवर्ड नॉर्मल यानी ऐसे हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जा रही है, यस और नो, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जा रही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितने का, 90 का है ना, तो फ्लक्स ज़ीरो हो गया ये सरफेस के थ्रू। मतलब ये दोनों सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स कैसा है, ज़ीरो है। मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज़ ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, जो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस है, और ये सर्कुलर सरफेस या क्रॉस सेक्शन सरफेस, ऊपर वाले दोनों क्रॉस सेक्शन वाले सरफेस और ये पूरा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस को मैं फर्स्ट सरफेस ले लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, जैसे भी तुमको समझना है। तो नेट जो फ्लक्स आएगा वो बेसिकली तीन सरफेसेस के थ्रू है, जिसमें से दो के थ्रू ज़ीरो हो जा रहा है, इन दोनों के थ्रू ज़ीरो हो जा रहा है, इसके थ्रू एग्जिस्ट करेगा फ्लक्स। तो कंसिडर एन एरिया एलिमेंट dA on the curved surface of Gaussian surface, और गॉसियन सिलेंडर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है ना, तो गॉसियन सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर एट पॉइंट P, ओके। चलो पॉइंट P पे हमको फील्ड निकालनी है। अच्छा, व्हाट अबाउट द एरिया वेक्टर ऑन द क्रॉस सेक्शनल सर्फेसेस, वहाँ तो फ्लक्स डायरेक्टली ज़ीरो है, तो वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सो सिंस द एरिया और द इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to the cross sectional areas
therefore flux through both cross sectional areas will be 0। एरिया के पैरेलल हुआ तो फ्लक्स 0, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ तो फ्लक्स 0, एरिया के पैरेलल हुआ तो फ्लक्स 0। ये एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताया है, तो जिनको पता होगा उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में देख लेना, गॉसेस लॉ, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले पार्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई गेस 0.04 है वो, ठीक है, देख लेना वहाँ पे 0.4 या 0.5 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ पे देख लेना। ये कंटिन्यू करते हैं। सो देयरफॉर स्मॉल फ्लक्स डी फाई थ्रू, कौन सा एरिया लिया हमने, डी ए ना, थ्रू डी ए विल बी क्या, डी फाई इक्वल टू, बोलो, ई डॉट डी ए। कैसे बोलोगे, चलो स्क्रीन के अंदर से देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट हट गया, यानी ये आ गया ई डी ए। अब नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा, देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी, नेट फ्लक्स कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करके मिलेगा ना, तो इंटीग्रेशन करते हैं। देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई। ये ध्यान देना कहाँ इंटीग्रेट करना है तुमको, इंटीग्रेशन तुमको करना है सिर्फ कर्व्ड सरफेस के अराउंड। मतलब ये जो तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है, इमेजिन करो जैसे ये वो बॉटल, वो गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर ये मार्कर ऐसे सेंटर पे रुका हुआ है, ये मार्कर तुम्हारा चार्ज है। तो देखो ये बॉटल का ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इसके अबाउट तुमको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तुमने एक डी ए सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें देखो ऐसे इमेजिन हो पा रहा है, यहाँ तुमने एक डी ए सेलेक्ट किया है, तो ऐसे डी ए करके जितने भी डी ए हैं इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे, वो तुमको इंटीग्रेट करना है। ये वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो गया है, क्यों, क्योंकि ये वाले सरफेस के पैरेलल में फील्ड जा रही है, बट ये वाले सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड निकल रही है ना, तो ये सरफेस और ये सरफेस का फ्लक्स कैंसिल हो गया। आई होप ये बॉटल के एग्जांपल से समझ में आया होगा। जैसे इस पे देखो दाने दाने बने हैं, ये दाने के इमेजिन कर लो कि ये डी ए, ये एक छोटा सा डी ए है, तो ऐसे देखो जितने भी दाने हैं मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो मुझे इस पूरे का सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। ये छोटे जो पॉइंट वाले जो एरियाज़ हैं, इनके एक एरिया को लेके मैं पूरे सरफेस पे ऐड करूँ, मतलब जितने भी एरियाज़ हैं सबको मैंने ऐड किया है, तो टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रल ई डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल। और ये कहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, कर्व्ड सरफेस पे, ये ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकालने, पता है क्या होता है एरिया, ओके फाइन, सो वी हैव गॉट दिस। चलो नोट डाउन करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से फाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना। देखो इस सरफेस से ये मार्कर इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना हर जगह पे, क्योंकि मार्कर इसके सेंटर पे है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगी। तो चाहिए तो तुम ये लिख दो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी सिंपली, सॉरी ई बाहर ले लो, ई इंटीग्रल डी ए। अब बस इंटीग्रेशन करना बाकी है, ठीक है। एक काम करो, ये नोट डाउन करो, फिर हम ये करते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ नोट डाउन करने के लिए, ओके। चलो ये नोट डाउन किया होगा, यहीं करूँ क्या साइड में, एक काम करते हैं ये वाला पार्ट यहीं कर लेते हैं, फिर इसको रखता हूँ मैं। चलो सो देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया अगर तुमको पता हो 2 पाई आर एल होता है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 पाई आर एल, ठीक है। ये पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया, देखो एरिया को इमेजिन करो ना, 2 पाई आर मतलब ये एक सरकमफरेंस, ऐसे एल लेंथ पे जितने सरकमफरेंसेस हैं उसको तुमने ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 पाई आर लिया मतलब एक सरकमफरेंस लिया ना, ऐसे एल लेंथ तक जितने सरकमफरेंसेस हैं सबको तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो तुमको टोटल एरिया मिल गया, ठीक है। सो ई इंटू 2 पाई आर एल, ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया, ठीक है। इसको मैं एक इक्वेशन बना के लिख देता हूँ, देयरफॉर नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं और फ्लक्स निकाल लेते हैं। थोड़ा मैं क्लियर रखता हूँ जगह क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा।
अभी हमको गॉसेस लॉ के थ्रू भी फ्लक्स निकालने आता है। गॉसेस लॉ के थ्रू फ्लक्स क्या होता है, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ना, या चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो विल अप्लाई दैट, वही अप्लाई करते हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्या लिया है वहाँ, नेट फ्लक्स ना। सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कैसे निकालोगे, देखो एल लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि एल लेंथ का सिलेंडर ही तो क्यू को एनक्लोज कर रहा है। यस और नो, एल लेंथ का सिलेंडर जितना चार्ज एनक्लोज करेगा वही तुम्हारा क्यू एनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एल लेंथ ही तुमने लिया है ना। सो नेट चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, सिंस लैम्डा इज गिवन, लैम्डा इज क्यू बाई एल, मतलब पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। तो इसको वापस यूनिटरी मेथड से वो करो, पर यूनिट चार्ज पे पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, एल लैम्डा। सो देयरफॉर क्यू एनक्लोज्ड विल बी लैम्डा इंटू एल। यूनिटरी मेथड समझाना, जिसको नहीं समझा है देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये पेन का प्राइस सपोज 5 रुपये है, तो ऐसे 5 और पेन लिया तो 5 × 5 हो जाएगा ना टोटल प्राइस। तो वैसे ही यूनिट लेंथ का जो वो था, अगर देखो इसमें कन्फ्यूजन है ना तुमको, तो ये मत फंसो। यहाँ मैं दूसरा लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। ये सपोज कोई यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है यहाँ, ठीक है, एल लेंथ। सो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा इंटू एल मतलब ये वाले एल लेंथ में जितना चार्ज है, हमको पता है यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, डजेंट मैटर यूनिट लेंथ कितना होने दो, इट डजेंट मैटर। यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो मुझे एल लेंथ का चार्ज निकालना है, तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, सिंपल एज दैट, यूनिटरी मेथड। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज की जगह लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है E इंटू 2πRL इक्वल टू यहाँ से आ रहा है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? एल से एल कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा है, आई होप। चलो ठीक है, खाली एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो देखो एल लेंथ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। फील्ड का एल लेंथ पे कोई लेना देना भी नहीं ना, एल तो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो चाहे छोटा सिलेंडर लो, चाहे बड़ा सिलेंडर लो, चाहे कैसा भी सिलेंडर लो, इट डजेंट मैटर, सिलेंडर के लेंथ पे फील्ड डिपेंडेंट ही नहीं है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2π यहाँ आ जाएगा, सो इट इज़ लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। समझा? 2π एप्सिलॉन इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है, ज़रा ध्यान से देखो, लैम्डा कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब तक तुमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती थी। यहाँ पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आई है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिक्रीज करेगी अगर डिस्टेंस तुम, ये आर क्या है समझ में आ रहा है ना, इस वायर से डिस्टेंस है, जितना दूर जाते जाओगे फील्ड उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। पहले उसके स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज हो रही थी, अब तो उसके लीनियरली डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर तुम डबल डिस्टेंस पे जाओगे तो फील्ड भी आधी हो जाएगी, ट्रिपल डिस्टेंस पे जाओगे तो फील्ड 1/3 हो जाएगी। दैट्स हाउ इट विल चेंज। तो ये लीनियर प्रोपोर्शन आ गया है यहाँ पे फील्ड का। आई होप ये हो गया होगा, तो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ इसके लिए, तो ये पूरा पार्ट ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, देखो तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये कैसा दिखेगा। सो देयरफॉर, या मैं प्लॉट बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, लाइक दिस। 1/r का प्रोपोर्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। और इसको कभी ले जाके ऊपर टच मत कर देना, क्योंकि r 0 हो जाएगा तो फील्ड डिफाइंड नहीं होता है, तो वो सिचुएशन नहीं है। ठीक है, हम 0 कंसिडर करते हैं, बट वो तुमको प्लॉट नहीं करना है। देखो जो अच्छे ग्राफ्स तुमको मिलेंगे ना, उसको यहाँ ज्वाइन नहीं किया होगा, बट अगर ज्वाइन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि फील्ड चार्ज के ऊपर ही डिफाइंड नहीं है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, बट स्टिल थोड़ा ध्यान रखो कि डिस्टिंक्शन रखना। दैट्स ऑल इट इज़। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। जो यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इन्फाइनेटली लॉन्ग है, तो फील्ड की वैल्यू ये आती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इस पर डायरेक्ट तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन
इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो वायर का अगर तुमको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और वायर से कितने डिस्टेंस पे फील्ड पूछा है, बस ये दो चीज़ दिया है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वायर के लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लो चाहे जैसा वायर लो, फील्ड बस वायर से दूर जाने पे डिपेंडेंट है। जितना दूर जाते जाओगे फील्ड वैसे डिक्रीज होती जाएगी। इट डजेंट मैटर कितना लंबा वायर लिया, चाहे छोटा वायर लिया होता तो भी लेंथ का फैक्टर आता ही नहीं। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? लेंथ अगर छोटा लो चाहे इन्फिनिटली लॉन्ग लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, द सेम सिचुएशन विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। चलो नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम लोग लास्ट वाला एप्लीकेशन कर लेते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो लीनियरली डिपेंडेंट होती है किस पे? डिस्टेंस पे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वायर की वजह से जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वायर से दूर जैसे जैसे जाओगे लीनियरली डिक्रीज होगी। वेयर एज पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है या स्फीयरिकल चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो इनवर्स स्क्वायरली डिपेंड करती है। मतलब दूर जाओगे तो उसके स्क्वायर के हिसाब से फील्ड भी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, एक लास्ट एप्लीकेशन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तुमको वापस घूम के मिलने वाला है चैप्टर में जब तुम कैपेसिटर पढ़ोगे। देख लो थर्ड वाला, थर्ड केस। ठीक है, क्या है थर्ड केस? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है तो इसके वजह से फील्ड क्या आएगा? चलो सपोज ये वो इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है, तो ये तो इनफाइनाइट दिख नहीं रहा है, रुको दिखाता हूँ, परेशान मत हो। ये एक शीट हो गया। ठीक है, अब ये शीट का लेंथ हम लोग ऊपर नीचे इनफाइनाइट इमेजिन कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिजिक्स में जो नहीं होता है उसको इमेजिन कर लेने का, सिंपल समझ लो ना। ये एक बहुत बड़ी शीट है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। इस पे चार्जेस हैं, मैं पॉजिटिव चार्जेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी के केसेस में भी पॉजिटिव चार्जेस लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 4 बनाता हूँ ताकि कोई कंप्लेन ना करे। ठीक है, चलो अब मुझे इस शीट से इमेजिन कर पा रहे हो, ये शीट कैसी? ऐसी शीट है ये, इट्स लाइक दिस। देखो तुम्हारे बुक से बता देता हूँ, ये ऐसी शीट है ये, लाइक दिस। ठीक है, ये शीट से सपोज मैं इतने डिस्टेंस पे यहाँ आके फील्ड निकालने का मुझे टास्क दिया गया है। लेट्स सी इफ़ वी कैन डू इट और नॉट। ऑफ कोर्स कर तो लेंगे ही। चलो सपोज ये सिचुएशन है, ये पॉइंट P है, यहाँ तुमको फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे। तो पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। चलो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे? अगेन वही प्रॉब्लम ये है कि ये जो शीट है ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ना, तो इसको ऊपर से नीचे पूरा इनक्लोज नहीं कर सकते। बट हम लोग क्या करेंगे, हमको एक चीज़ पता है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है वो सिग्मा है, मतलब इसके सरफेस पे यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, इतना अपने को पता है। तो हम कोई एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, उधर चार्ज निकाल लेंगे, उसकी वजह से फील्ड निकाल लेंगे, फिर देखते हैं वो फील्ड डिपेंडेंट है या नहीं इसके शीट के लेंथ पे, फिर हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो शीट है इससे किसी पर्टिकुलर एरिया ए, मैंने कुछ एरिया ए कंसिडर कर लूँ और उसको सिमेट्रिकली एनक्लोज कर लूँ। तो मतलब एक सिलेंडर ऐसा बनाऊँ जो इसके थ्रू पास करे और उसका लेंथ इसके परपेंडिकुलर हो, सिलेंडर का लेंथ। तो इमेजिन कर पा रहे हो? रुको मैं वो बॉटल का एग्जांपल लेके आता हूँ, तुमको शायद समझे बॉटल से। देखो जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल ऐसे है, मतलब बॉटल की लेंथ इसके परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, मतलब सिलेंडर इसके थ्रू निकलता हुआ आना चाहिए ऐसे बाहर। तो सिलेंडर का आधा लेंथ इसके इस साइड, आधा लेंथ इसके इस साइड, मतलब ये सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस इसको सिमेट्रिकली एनक्लोज करेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जैसे ये ऐसे, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो सिलेंडर को, आधा सिलेंडर पीछे आधा सिलेंडर आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर नहीं समझा तो परेशान मत हो, याद रखना कि प्लेन शीट के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक सिलेंडर होता है, वायर के लिए भी गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर होता है, स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही होता है। ठीक है, चलो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। कैसा दिखेगा गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पास होना चाहिए, तो एक गॉसियन सरफेस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं ताकि ड्रॉ करने में हो जाए। ये एक सिलेंडर है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है,
और ये इसका सरफेस एरिया इधर से ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट P से पास कर रहा है सरफेस, और इस साइड भी गॉसियन सरफेस ऐसे ही रहेगा इधर से निकलता हुआ, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ तो है, इमेजिन कर लो ये डिस्टेंस इस शीट से R है, ठीक है। ऑफ कोर्स R डिस्टेंस दूर अपने को बोला हुआ होगा कि फील्ड इतने डिस्टेंस पे बताओ। ये P पॉइंट को बाहर ही लिखता हूँ, ऑलरेडी लिखा है ना बाहर, ठीक है, चलो परेशान हो रहे हैं। इससे R डिस्टेंस पे फील्ड हमको निकालनी है, तो ऐसे R डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है। यहाँ भी वो है, ये इसका एरिया। अभी इमेजिन हो पाया, सिलेंडर ये शीट को ऐसे यूनिफॉर्मली एनक्लोज करते हुए ऐसे लाइक दिस, सिलेंडर का कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, इसको यूनिफॉर्मली एनक्लोज कर रहा है सिलेंडर। तो हम सिर्फ इतने एरिया के वजह से फ्लक्स निकालेंगे जितने एरिया में से सिलेंडर पास कर रहा है। देखो ये वो एरिया है, दिखाई पड़ रहा है, इतने एरिया में से सिलेंडर पास कर रहा है ना, तो इतने एरिया का फ्लक्स हम लोग निकाल लेंगे। इतने एरिया के वजह से फ्लक्स कितना आता है ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये एरिया कितने किसके इक्वल होगा, ये एरिया इसी एरिया के तो इक्वल होगा जितना ये एरिया है, जितना ये एरिया है। इमेजिन कर लेते हैं ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, तो ये भी एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ठीक है। ऑल राइट, तो हमको ए एरिया के वजह से फ्लक्स निकालना है, मतलब ए एरिया पे जितना चार्ज होगा टोटल उसके वजह से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन वी विल कंसिडर द एरिया एलिमेंट डी ए। देखो कैसे एरिया एलिमेंट लेंगे, एक एरिया एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस है ना, तो फ्लक्स तीनों के थ्रू होने का चांसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरिया एलिमेंट इस सरफेस पे आएगा, इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे, दूसरा एलिमेंट इस क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे आएगा, तीसरा एलिमेंट ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे भी तो आएगा। इमेजिन करो कर्व्ड सरफेस पे भी तो आएगा ना एक क्रॉस सेक्शनल एक एरिया एलिमेंट। तो कर्व्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज ना, ऐसे निकलती हुई होंगी ना फील्ड लाइंस, ऊपर थोड़ी जा रही हैं, ऊपर तो पूरा पॉजिटिव चार्ज ही है। तो इस पूरे शीट से फील्ड लाइंस जो हैं वो शीट से दूर जाती हुई है, मतलब ये ऐसे बीच में शीट, इधर से फील्ड लाइंस ऐसे जाती हुई, इधर से फील्ड लाइंस ऐसे जाती हुई, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है पूरा, इसके तो पैरेलल में हो गई ना फील्ड लाइंस। आई होप सबको इमेजिन हो रहा होगा ये पूरा सिलेंडर, ठीक है, और फील्ड लाइंस ऐसे जाती हुई दोनों तरफ से, शीट ये बीच में शीट है ना, तो शीट से ऐसे फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई हैं। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस के लिए फील्ड पैरेलल हो गई ना, तो फ्लक्स 0। सिर्फ ये जो क्रॉस सेक्शनल वाला सरफेस है, ऐसा वाला सरफेस, इसके परपेंडिकुलर में फील्ड निकल रही है, तो इसीलिए हमने उसका ही एरिया भी कंसिडर किया और इसका ही फ्लक्स भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सो कंसिडर एन एरिया एलिमेंट और एन एलिमेंटल एरिया dA on the cross sectional or on the cross section of Gaussian surface through point P। ओके, पॉइंट P के थ्रू एक एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लो, ये रहा एरिया एलिमेंट। भी एरिया एलिमेंट सिलेंडर है तो आउटवर्ड नॉर्मल dA वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आती हुई, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर आती हुई होती हैं, ठीक है। सेम केस यहाँ भी होगा, एक एरिया एलिमेंट इधर, तो इधर फील्ड लाइंस ऐसी, ये एरिया एलिमेंट को वापस मैंने dA लिया, इधर भी फील्ड ऐसी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। व्हाट अबाउट दिस एरिया एलिमेंट, दिस एरिया एलिमेंट ये ऐसे है, ये एरिया एलिमेंट इधर जाता हुआ होगा ना dA, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, तो एंगल कितना हो गया 90 का। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स, मैं नेट फ्लक्स लिखूं या फिर एक काम करते हैं, टोटल फ्लक्स पहले फर्स्ट एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्मॉल फ्लक्स d phi थ्रू dA विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा dA, d phi इक्वल टू E डी ए। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बार बार कर रहे हैं, तो अब मैं नहीं लिखूंगा, चलो ओके। टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी, क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल
सॉरी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए। और ऐसे सारे डी ए इस पूरे सरफेस पे ऐड करोगे तो एरिया ए मिल जाएगा ना, हमने ए एरिया कंसिडर किया हुआ है, विच इज़ गोइंग टू बी ई इंटू ए। तो ई इंटू ए आ गया फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, सेम ई इंटू ए इसके थ्रू भी आ जाएगा फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए देयरफॉर नेट फ्लक्स विल बी phi net equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। अब 1 2 3 अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको इमेजिन कर लो फर्स्ट सरफेस, इसको इमेजिन कर लो सेकंड सरफेस और इसको इमेजिन कर लो थर्ड सरफेस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स तुमने निकाला है ई ए, सेकेंड के थ्रू भी फ्लक्स वही आ जाएगा ई ए, थर्ड के थ्रू फ्लक्स आ जाएगा ज़ीरो। ये मैंने ऑलरेडी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो नेट फ्लक्स क्या आ रहा है, नेट फ्लक्स आता है 2 टाइम्स ई इंटू ए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। समझा सबको? हमने ये अभी नेट फ्लक्स निकाला है यूजिंग फ्लक्स का फॉर्मूला। अभी गॉसेस लॉ से नेट फ्लक्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फिर इक्वेट कर लेंगे। चलो ये मैं साइड हो जाता हूँ, सब लोग कॉपी डाउन कर लो। ओके देखो, आई अंडरस्टैंड लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, बट इट्स नो प्रॉब्लम। अभी तक काम की ही बातें चल रही हैं और टॉपिक लेंदी है भी। हम लोग पढ़ाते हैं क्लासेस वगैरह में भी, जहाँ भी पढ़ाते हैं तो वहाँ भी इतना ही टाइम लगता है, तो इतना परेशान मत हो कि सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। दिस इज़ हाउ मच टाइम इट टेक्स, नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई, आगे कंटिन्यू करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है? नेट फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज एनक्लोज निकालना पड़ेगा। हमको पता है सिग्मा इसके यूनिट एरिया पे चार्ज है, सो देयरफॉर नेट चार्ज और क्यू एनक्लोज्ड विल बी सिग्मा इंटू ए। जैसे अब तक किया ना हर बार, सिग्मा इंटू ए, जैसे वहाँ सिग्मा इंटू एल हो गया, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, वैसे सिग्मा इंटू एरिया इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। मतलब इस शीट के कितने एरिया पे वो सिलेंडर इनक्लोज्ड है उतना ही तो चार्ज चाहिए ना। देखो इसके वजह से फील्ड लाइन से वो बाहर है ना, इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर है। इस सिलेंडर को छोड़ के ऊपर जितना भी चार्जेस है उसका फील्ड लाइंस बाहर है, नीचे जितना भी चार्जेस है उसका फील्ड लाइंस बाहर है। इतने सिलेंडर के एरिया में जो भी चार्ज है उसी से अपने को मतलब है। सो देयरफॉर ये टोटल चार्ज हो गया, तो देयरफॉर फ्लक्स नेट या फाई नेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ओके, बस इक्वेशन 1 2 मिल गया है, हर बार की तरह 1 और 2 को इक्वेट करना है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है देखो, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, आई होप सबको विजिबल होगा। 1 and 2 देखो, 1 क्या है 2EA इक्वल टू ये क्या है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ए से ए कट गया, मतलब एरिया पे डिपेंडेंट था ही नहीं। चलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यू नीड टू रिमेंबर इट, याद रखना है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पता चली है कि ये जो फील्ड है ना, ये आर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो कहीं पे भी एक्सप्रेशन में आर आया ही नहीं है, मतलब तुम कितना भी दूर रहो, कितना भी नज़दीक रहो शीट के, ये एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आने वाला है। तो ये कैसी फील्ड है, देयरफॉर ई इज कांस्टेंट, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। अब ये क्या चीज़ मिल गया है तुमको, ये ऐसा चीज़ मिल गया है कि शीट से कितना भी दूर रहो, कितना भी नज़दीक रहो, फील्ड कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म लिया है ना हमने, आर जो है, ये सब कुछ तभी तक ट्रू होता है। एंड दिस इज़ ट्रू, मैं इसको बता देता हूँ, दिस इज़ ट्रू इफ़ जो ये डिस्टेंस हमने लिया है आर, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द शीट या डायमेंशंस ऑफ द शीट।
मतलब इसको ऐसे इमेजिन करो, ये पूरा बोर्ड वो शीट हो गया और इससे यहाँ पे तुम फील्ड कैलकुलेट करो इतने दूर, मतलब सपोज 5 सेंटीमीटर दूर। तो इस पूरे बोर्ड के डायमेंशंस के हिसाब से 5 सेंटीमीटर क्या है, कुछ नहीं ना। तुम 6 सेंटीमीटर भी आ गए तो भी कुछ फ़र्क नहीं है, 4 सेंटीमीटर भी चले गए तो भी कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब ये जो पूरा रिजल्ट आया है ये तभी तक ट्रू है जब तक ये जो आर है वो शीट से बहुत छोटा है। तो इसीलिए तो हमने शीट इन्फिनेटली लॉन्ग ली है ना। तो इन्फिनेटली लॉन्ग शीट के लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है, ये बात याद रखना। और ये जो टर्म हमने लिया है ना, ये आर के रिस्पेक्ट में ये शीट का डायमेंशंस इन्फिनिट है। और इन्फिनिट का ये मतलब नहीं कि लिटरल इन्फिनिट, इट्स लाइक दिस कि ये पूरा बोर्ड वो शीट हो गया और ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस हो गई। तो काफ़ी फ़र्क है ना, इजंट इट। सो इन्फिनिटी इज़ जस्ट अ रिलेटिव टर्म, उस पर कभी हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आई गेस ये सबको समझ में आया होगा। इतना ही था ये शीट के केस में, और यही 3 एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ के। तो ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो गया, मैं और टाइम नहीं लूँगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पोस्ट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, बाय एवरीवन एंड थैंक यू।